नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या म्यूचुअल फंड निवेश भुनाकर सुकन्या समृद्धि योजना या फिर पीपीएफ में निवेश करना ठीक होगा? सुंदरम प्रिंसिपल के बीच मर्जर, प्रिंसिपल एएमसी के निवेशक क्या करें? डेट फंड से इक्विटी फंड में स्विच करने पर कैसे होगा एनएवी का कैलकुलेशन? और फंड नामा में इस हफ्ते हम जानेंगे कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स या फिर एनपीएस, दोनों में से टैक्स सेविंग के लिए क्या बेहतर है। और शो में हमारे साथ जुड़ गई हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसी हैं आप? थैंक यू स्वाति, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारे पहले दर्शक रवि राजदेव जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रवि जी नमस्ते। नमस्ते मैम। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं एक्चुअली तुलजापुर डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अच्छा, और क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैम, मैं एक्चुअली ईएलएसएस पे अब तक यानी 3 सालों से म्यूचुअल फंड्स भर रहा हूँ, जो कि 20,500 अमाउंट है। अभी तकरीबन मेरा सब में मिला के 5.5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया है और उसकी ग्रोथ अभी तक 7,10,000 के करीब आ चुकी है। ओके। तो मुझे और इन्वेस्ट करना चाहिए या कुछ और फंड्स के बारे में यानी पूछना था। और फंड्स आप सिर्फ इक्विटी लिंक सेविंग, सिर्फ टैक्स सेविंग फंड्स में क्यों निवेश कर रहे हैं? सब टोटल एक्चुअली मैंने टैक्स सेविंग किए हैं क्योंकि टैक्स के रिगार्डिंग, और आगे चल के मुझे और इसमें भी इन्वेस्ट करने हैं, जैसे स्मॉल कैप नहीं, हाँ, आगे का तो हम बाद में पूछेंगे, आपसे बात करते हैं। अभी मैंने टैक्स रिगार्डिंग थोड़े वो फंड्स चुने थे, तो सभी मेरे टैक्स सेवर है, जैसे आदित्य बिरला और एचडीएफसी टैक्स सेवर, निपॉन इंडिया और मेरा एसेट एक्सिस। तो आपने कैलकुलेशन की कि आपको छूट तो 1.5 लाख पे ही मिल रही है ना? हाँ, यानी मेरा एक्चुअली उतना रेशियो था कि 1.5 लाख तक मुझे इन्वेस्ट करना था एक अकाउंट में, तो वो हिसाब से मैंने टैक्स सेवर चुने थे। अभी कितना कर रहे हैं आप कुल निवेश पूरे साल का? एक्चुअली मैं अभी तक मैंने 20,500 से 3 साल हुए हैं मेरे। तो अभी आपका जो पर मंथ पर एनम का निवेश है वो करीब 2,46,000 के आसपास का? हाँ जी मैम। ओके। मुझे आपकी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही ऑनेस्टली रवि जी। हम पूनम से जानने की कोशिश करते हैं और आपसे हम कुछ और सवाल भी करेंगे। पूनम बताएं, आप सवाल सुन के क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से निवेश किया जा रहा है यहाँ पे? रवि जी ने जो इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी चुना है, मुझे लगता है पक्का इन्होंने कोई काइंड ऑफ मिस सेलिंग समझ लो या प्रॉपर एजुकेशन ना होने के कारण इन्होंने सारे ही फंड्स ईएलएसएस के चुन लिए हैं। तो यहाँ रवि जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो होती है म्यूचुअल फंड्स की, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ स्कीम्स होती हैं जिसमें आपको टैक्स की छूट मिलती है अंडर 80C। तो 80C की छूट की लिमिट 1,50,000 रुपया मैक्सिमम है, जिसमें बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी फीस है, आपका होम लोन का ईएमआई है, आपके और अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहे हैं, वो सभी मिला जुला के टोटल 1.5 लाख का आपको एक लिमिट छूट मिलती है। तो यहाँ आप एक्स्ट्रा जो पैसे भर रहे हैं वो यहाँ न भर के, मतलब जितनी आपको छूट की लिमिट है उतने ही ईएलएसएस में निवेश करें, क्योंकि ईएलएसएस में 3 साल का एक तो लॉक इन होता है, दूसरे मोस्टली सभी ईएलएसएस स्कीम्स एक टिपिकल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ क्लाइंट को का लॉक इन पीरियड की वजह से फंड मैनेजर एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो मोस्टली सभी डिवर्सिफाइड टाइप के फंड्स रहते हैं। कई में थोड़ा लार्ज कैप ज्यादा होता है, कोई में मिड कैप ज्यादा होता है। उसके सिवाय ऑल द ईएलएसएस आर थोड़े बहुत लेके सारे डिवर्सिफाइड यानी सभी तरीके के उसमें निवेश रहते हैं। तो आपका जो राशि अच्छी खासी जा रही है, आपकी 20,500 रुपए प्रति माह आप निवेश कर रहे हैं, तो इसमें जितनी आपको ईएलएस की जरूरत है
अगर आप पूरा 1.5 लाख भी ELSS में लगाना चाहते हैं तो महज 10,000 12,000 से आपका काम हो सकता है, और बाकी के पैसे आप इसमें न लगाकर एक ओपन एंडेड डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं ताकि आप मार्केट का ओवरऑल बेटर एक्सपोजर और बेटर फायदा उठा पाएं। रवि जी, समझ में आई बात आपको? हाँ जी मैम, एक्चुअली मैंने कैसे एक अकाउंट से पूरा 2,40,000 इन्वेस्ट नहीं किया है, 3 लोगों के अकाउंट से 2,40,000 इन्वेस्ट किया है, यानी तीनों में जैसे 1.5 लाख रुपए का ATC के अंडर जो स्कीम आता है, तो एक एक के रिगार्डिंग, यानी एक अकाउंट के रिगार्डिंग मैंने 80-80 हजार रुपए ऐसे डाइवर्ट किए थे। अच्छा, ओके, तो ये बताना चाहिए ना शुरुआत में ही हमें। कोई बात नहीं। मैंने लिक्विड फंड्स भी अभी नए चालू किए, 6,000 और 6,000 और 6,000, यानी 18,000। दूसरे फंड्स भी जो ओपन एंडेड फंड्स है उसमें भी मैं 18,000 अभी लास्ट मंथ से मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया है। ओके, तो बढ़िया है, आप निवेश जारी रखिए। अगर आप इस तरीके से बांट के कर रहे हैं और तीनों को टैक्स छूट मिल रही है तब तो ठीक है, लेकिन 40,000 के तकरीबन है, और नॉन टैक्स सेवर जो यानी जो ओपन एंडेड फंड है, ओपन फंड्स और यहाँ ओपन एंडेड, राइट, उनमें 1,80,000 यानी तकरीबन 4 लाख रुपए के आसपास पर मंथ, सॉरी ईयरली मेरा ये होता है। तो आप जानना क्या चाहते हैं? एक्चुअली जानना चाहता था मैं कितने समय के लिए रखना चाहूँ, यानी 20 साल के लिए या 25 साल के लिए अगर समझो मैं रखता हूँ तो यानी एक्चुअली फ्यूचर अच्छा हो, इसके लिए मैक्सिमम कितने साल तक रखूं उसके बारे में जानकारी जानना चाहता था। पूनम, ये तो पूरे तरीके से इनके लक्ष्य के ऊपर निर्भर करेगा, राइट? एग्जैक्टली तो रवि जी, आपको अपने जो लक्ष्य हैं, लाइफ के गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स, उसके बारे में बारीकी से सोचना होगा, और हर एक लक्ष्य के आगे एक इन्वेस्टमेंट को ईयर मार्क करना होगा। अगर कोई लक्ष्य आपका 20 साल दूरी पे है तो वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आप 20 साल तक जारी रखेंगे, और जो 10 साल दूर है उसको 10 साल के लिए दूर रखेंगे। इस तरह अलग अलग फंड्स को आप अलग अलग डिवाइड कर दें। और जो आपके SIP का पोर्टफोलियो भी मैं देख रही हूँ ELSS का, उसमें आपका ज्यादा रिलायंस टैक्स सेवर के अंदर है, 8,000 रुपीज एक ही फंड में जा रहा है, तो उसमें भी जरा आप देखें, क्योंकि ये फंड का रिटर्न्स मतलब हम हर 3 साल में 2 साल में फंड के रिटर्न्स देख के चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आप वो भी जरा रीलुक करके आप एक्सिस लॉन्ग टर्म में बढ़ा सकते हैं, मेरा एसेट टैक्स में बढ़ा सकते हैं, और टाइम एंड अगेन रिव्यू करना बहुत जरूरी है ताकि आप बेहतर रिटर्न पा पाए। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगला सवाल लेते हैं। ज़्यूबिन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। ज़्यूबिन, नमस्ते। हाय 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 हाय, क्या सवाल है आपका? So I have a question with regard to one of the funds which I was holding with regard to Principal AMP. It was a blue chip emerging fund where I was getting around 40% profit right now. But thing is, since it is getting merged with the Sundaram, so the sustainability is very uncertain. So I didn't want to be in that unsurety. So which is the reason why I decided to move out from it. And I booked my, like, I was sitting at around 40% profit. So I booked that since the market was in a good condition. So I thought I'll just book it and not take a chance with the merger. So, but now my question over here is, where is fund? That is one thing. Second thing is, one of my sisters also holding some funds in the Principal, which again I'm deciding what to do about it. So I'm just unsure whether to exit that as well, and if I have to park it, where exactly I should park those funds, in which fund is. So those... Under impression whether I should some blue chip stocks, where like something like finance or some other good blue chip stocks where I can park those funds. स्टॉक्स की जानकारी तो इस शो में हम आपको नहीं दे पाएंगे। I know that, or maybe enter into a good blue chip fund, which is large cap fund, maybe some other fund. Okay, आप पहली बात कि आप जो ये निवेश कर रहे हैं उसके पीछे अगर कोई वजह बता सके, कोई फाइनेंशियल गोल है, कोई लक्ष्य बना के रखा है? No financial goal as such, but a long term thing. I can hold it for even 10 years or 15 years also. There's no goal as such right now. Okay. Yeah. प्रिंसिपल और सुंदरम, इनका सुंदरम ने एक्वायर किया प्रिंसिपल को, और अभी मर्जर के ऊपर में आई थिंक सेबी के पास इन्होंने ज़रूर कुछ भेजा होगा, क्योंकि स्कीम ओवरलैप करेगी दोनों के पास, हर कैटेगरी में, मेजर कैटेगरी में स्कीम्स हैं। क्या करना चाहिए निवेशक को? अभी से ही कुछ कदम उठा ले? इन्होंने तो पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया और निकल भी गए वहाँ से, लेकिन जो बाकी निवेशक अभी प्रिंसिपल लार्ज कैप में हैं उनके लिए क्या सलाह देंगी?
स्वाति देख, तो सबसे पहले ये समझ लें कि कोई भी दो बड़ी एएमसी या कोई भी एएमसी जब एक दूसरे में मर्ज होती हैं तो उसके लिए बहुत सारे कंप्लायंस और बहुत सारे रेगुलेशंस और रेगुलेटरी सब तरीके का जब कामकाज होता है उसके बाद ही एक्विजिशन का काम पूरा होता है। तो अभी तो सुंदरम ने एक प्रपोजल दिया है प्रिंसिपल का, अभी तक कोई बातें कॉन्क्रीट हुई नहीं है कि वो अक्वायर होगा कि नहीं होगा। अभी तो ये सिर्फ सुंदरम के पास ये सुंदरम ने ऑफर दिया है, और अगर होता भी है तो ये जो प्रिंसिपल एएमसी के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस एएमसी में इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए एक फायदेमंद बात ही होगी, क्योंकि सुंदरम एक उससे काफी बड़ा म्यूचुअल फंड है, उसके पास 40,000 करोड़ का एयूएम है, जबकि प्रिंसिपल के पास 7,400 के आसपास का एयूएम है। और जब टोटल एक कंपनी हो जाएंगी ये, तो और एयूएम बढ़ेगा, उससे और बेहतर फायदा होगा। निवेशकों को हर हाल में फायदा ही होना है, क्योंकि इस तरह के एक्विजिशन से इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका इंटरेस्ट सबसे पहले ध्यान में रखते हुए ही ये टाइप के मर्जर्स रेगुलेटर अलाउ करता है। तो इन्वेस्टर्स को मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके का पैनिक होना चाहिए, और अभी मुझे लगता है अगले 6-7 महीने तक ये प्रोसीजर चलता है, इट डजंट हैपन सो फास्ट। अभी तो बहुत ही शुरुआती बातचीत चल रही है, अभी तक तो हमारी फ्रेटर्निटी में ये बात पूरी तरह बाहर भी नहीं है, ये तो खाली एक प्रपोजल रखा गया है। पूनम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन खबरों के मुताबिक 29 जनवरी को ये खबर आ गई थी कि सुंदरम एसेट मैनेजमेंट ने खरीद लिया है प्रिंसिपल को 338 करोड़ में इन ऑल कैश ट्रांजैक्शन। तो आई गेस ये मर्जर, ये एक्विजिशन हो चुका है। एक्विजिशन हो चुका है स्वाति, बट उसकी जो रेगुलेटरी जो डिटेल्स है कि कौन सी कैटेगरी कौन सी में जाएगी और किस तरीके से ये मर्जर आगे बढ़ेगा, वो सब अभी भी बातें चालू है। क्योंकि मेरी आज सुंदरम म्यूचुअल फंड में खुद बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत सारे प्रोसीजरल बातें चालू है, मर्जर होने के बाद वो अलग अलग दिखेगा ही नहीं, वो एक हो जाएगा। अभी खाली बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है अभी, पर कुछ भी स्टेज हो, इन्वेस्टर्स को घबराने की या इसमें से कुछ बाहर निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी मर्जर होगा, जिस कैटेगरी में इनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में, उसी सेम कैटेगरी के ही फंड में सुंदरम के इनको जोड़ा जाएगा, तो किसी भी तरीके का इनका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैटेगरी चेंज नहीं होगी। ओके और क्योंकि यहाँ पर ज़ुबिन ने पैसे ऑलरेडी निकाल लिए हैं और ये कुछ ब्लू चिप या लार्ज कैप फंड में ही निवेश करना चाहते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे? आपकी कुछ रिकमेंडेशन होगी? ये जो मार्केट सिचुएशन है और ये लॉन्ग टर्म बने रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक डिवर्सिफाइड फंड ले लें। ये पराग पारिक का लॉन्ग टर्म फंड भी ले सकते हैं, जो अब फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से हो गया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे से एलोकेशन हो रहा है सभी कैटेगरीज का। और ये एक्सिस का मिड कैप फंड भी ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए इन्हें निवेश करना चाहिए। बट माय फर्स्ट चॉइस विल बी अ डिवर्सिफाइड फंड। तो ज़ुबिन, आपके लिए तो ऑप्शन दे दिया गया, और आपकी आई थिंक आपने कहा था आपकी बहन है जिनका निवेश है इसमें, तो उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहिए। जब भी ये मर्जर वगैरह की चीज़ आएंगी, स्कीम जब मर्ज होती है, तो उसके बारे में निवेशकों को इत्तला की जाती है, खबर की जाती है ईमेल के ज़रिए, और कौन सी स्कीम किस में मर्ज हो रही है बताया जाता है, और फिर 1 महीने का वक्त दिया जाता है कि आप कॉल ले लें कि आपको उसमें बने रहना है या फिर आपको निकलना है। और जब अगर निकलने का भी सोचते हैं तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा आपको। ओके, बट इज देयर अ रिस्क टू कंटिन्यू टू होल्ड व्हेन सच अ ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, बिकॉज़ देयर आर रिस्क इन्वॉल्व्ड, राइट? नहीं, जैसा कि बताया कि दोनों, जो अभी पूनम ने भी बताया कि दोनों एक स्टैब्लिश्ड काफ़ी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड हाउसेज हैं, तो उसमें रिस्क ऐसा नहीं है। और अगर आप देखें तो जो सुंदरम है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड रहा, नहीं सॉरी, सुंदरम मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी रहा है हमेशा, और प्रिंसिपल लार्ज कैप में हैवी रहा है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे यहाँ पर पूनम, आई थिंक व्हाट्स योर टेक? आई थिंक यहाँ पे कोई रिस्क ऐसा नहीं दिख रहा है। रिस्क नहीं दिख रहा, इनफैक्ट मुझे लग रहा है प्रिंसिपल के इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर डील होगी। बेटर डील होगी। In terms of risk, I was saying more of the compliance issue, or maybe more towards leadership issues in terms of who will manage the fund and all those things, basically.
उस पे क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा। जी जी पूनम, सॉरी, गो अहेड। जो रेगुलेटर्स बहुत बारीकी से ये सब देखते हैं और इन्वेस्टर्स को कभी भी किसी तरीके का नुकसान ना हो इस बात की पूरी ध्यान रखी जाती है। जी। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ये एक बेटर ही होता है। जैसे जब फिडेलिटी वाज टेकन ओवर बाय एल&टी, तो जब भी दो बड़े बड़े फंड हाउसेस मिलते हैं तो बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, काफी सारे प्रपोजल्स और बहुत सारे डिस्कशंस के बाद ये चीजें नक्की होती है और वो हर चीज इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए सोची और करी जाती है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हमारी पूरी होगी। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं कमल गुप्ता जी का। कमल जी ने पूछा है कि इन्होंने डेट म्यूचुअल फंड से पूनम इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्विच किया था 1 तारीख को, करीब 1,99,090 रुपये और 2:30 बजे के आसपास। लेकिन इनको जो NAV मिली है वो 2 फेब की मिली है। इन्होंने इक्विटी डेट से इक्विटी में स्विच किया था। जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इन्होंने ये भी लिखा कि पहले मुझे सेम डे की NAV मिल जाती थी। देखिए स्वाति, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो स्विच है वो टेक्निकली बाय सेल एंड बाय होता है। यानी जो इन्होंने डेट MF से स्विच की रिक्वेस्ट दी, तो सबसे पहले जो डेट MF है वो सेल हुआ है और उसके बाद वो बाय होगा। तो नेचुरली डे 1 ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे एटलीस्ट दिया जाता है। तो जब तक वो यूनिट्स आपकी सेल होके उसका पैसा जब तक आपके पास नहीं आ जाता वो वापस री इन्वेस्ट होता है। तो इसलिए उन्हें नेक्स्ट डे, इनफैक्ट नेक्स्ट डे की भी नहीं, उसके आगे वाले दिन की मिली होगी, क्योंकि आजकल जो नया रूल आया है 1 फेब से कि जब तक फंड मैनेजर के पास वो पैसा नहीं आ जाता, यानी अकाउंट में रियलाइज नहीं हो जाता म्यूचुअल फंड के अकाउंट में, तब तक वो यूनिट्स अलॉट नहीं कर सकते। तो स्विच इज नॉट जस्ट अ स्विच, इट्स द होल बाय एंड सेल प्रोसेस। तो सभी दर्शक समझ लीजिए कि स्विचिंग यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल होता है म्यूचुअल फंड में, वो एक्चुअली लिटरल सेंस में उसको मत लिया करें। स्विचिंग मतलब आप एक में पैसे निकाल रहे हैं और दूसरे में फिर डाल रहे हैं। तो आप बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। और अमूमन जब आप रिडेम्पशन करते हैं तो पैसे T+1 या T+2 पे आपको मिलते हैं, मतलब सेम डे पैसे आपके अकाउंट आपके पास नहीं आते। तो इसलिए आपको NAV का फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आप चाहेंगे सेम डे लेना तो वो शायद मुमकिन ना हो सके। अगला सवाल लेते हैं हमारे पास सुमित पांडे जी का सवाल। सुमित जी ने 2 साल से एक्सिस फोकस 25 फंड और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 3000 की SIP ये कर रहे हैं। अभी इनको एक्सिस में 31% का और निप्पॉन में 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जानना चाहता हूँ कि आगे SIP कंटिन्यू रखते हुए अभी जो प्रॉफिट हो रहा है उसे बुक कर लूँ या फिर उस पैसे को निकाल के, प्रॉफिट को निकाल के PPF या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में डाल दूँ। ये सवाल इस तरीके के मुझे लगता है कि हर दिन हम एक ले रहे हैं, जहाँ पर शायद पिछले कुछ महीने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि मेरे पूरे करियर में कभी भी इस तरह के सवाल नहीं आते थे कि मुनाफा वसूली कर ली जाए या नहीं। सो पूनम बताएं क्या करना चाहिए, 31% और 17% निकाल के सेफ जगह पार्क करें या फिर उसको कंटिन्यू करें? देखिए, सबसे पहले तो सेफ्टी की कैटेगरी समझ लें। आज के दिन PPF 7.1% का रिटर्न दे रहा है और साथ में आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक भी हो रहा है। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जैसे कोई भी निवेश अगर इन्फ्लेशन से कम रिटर्न देता है तो उसे मैं रिस्क ही मानूंगी, क्योंकि आगे चल के आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात, गोइंग बैक, हमने अभी जो पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि आपके लक्ष्य के ऊपर आप कंसंट्रेट करें।
अगर आपका लक्ष्य अगले 6 महीने या 1 साल दूर है खाली, तो आप जरूर प्रॉफिट बुक करें, मगर बुक करके आप लॉक इन वाले प्रोडक्ट में ना जाएं। आप उसको किसी सेफ एवेन्यू में रखें जहां पे आपके पैसे बस पार्क रहें और सेफ रहें और थोड़ा बहुत रिटर्न आ जाए उनमें। अगर आपका लक्ष्य दूर है तो आप प्लीज कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें यहाँ से पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। आप और पैसे आपके जिस तरीके से शेयर मार्केट का वोलेटिलिटी चल रही है, तो एसआईपी का फायदा ही वही है कि आपको हर चढ़ते उतरते मार्केट में फायदा लेना है। तो दोनों प्रोडक्ट जो आपने बात करी कि प्रॉफिट बुक करके सुकन्या समृद्धि या पीपीएफ में डाल दे, वो तो बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाकी इनकी अगर और डिटेल पता चले तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं, स्वाति। तो खैर हमारे साथ ये है नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है कि लंबे वक्त में अगर आपने जैसा कहा कि कंपाउंडिंग का फ़ायदा चाहिए या एवरेजिंग का, तो आप इस तरीके से आप निकालते रहेंगे पैसे बीच बीच में, जब भी आपको मुनाफा होगा तो पैसा वो बड़ा कॉर्पस में कैसे तब्दील होगा। तो बेहतर होगा कि लक्ष्य जो है उसके हिसाब से आप कंटिन्यू करें, क्यों बीच में पैसे निकाल के सेफली पार्क करने की आप सोच रहे हैं। एक सवाल और ले लेते हैं क्विकली, यहाँ पे वक्त हालांकि कम है, फिर हम फंडनामा की तरफ चलेंगे। मिस्टर घोष ने हमें लिखा है कि अगले 2 साल में रिटायर हो रहे हैं, इनके पास करीब 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस हो जाएगा और ये 75,000 पर मंथ की आमदनी चाहते हैं इससे। 3 फंड के नाम लिए हैं उन्होंने, HDFC के ही तीनों फंड है, स्क्रीन पे वो सारी डिटेल्स और आपके पास भी है। पूनम, क्या सलाह देंगी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, जो इनके तीनों फंड्स देखें, HDFC इक्विटी फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज और HDFC टॉप 100, ये तीनों ही फंड्स एक ही सेम फंड हाउस के हैं। तो मुझे लगता है डिवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फंड हाउस भी हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप रीलुक करें अपने SIPs को, और 2 ही साल बाकी है रिटायरमेंट के लिए, तब तो इन्हें बिल्कुल ही रीलुक करना चाहिए। और जहां तक 1.5 करोड़ में 75,000 की बात कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से ये अपने लक्ष्य को ले सकते हैं, मगर जो भी पोर्टफोलियो बनाएं तो बहुत डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें डेट और इक्विटी दोनों ठीक तरह से होनी चाहिए। यूजुअली मैं जो रिटायरमेंट प्लान जो बनाते हैं जिसमें कैपिटल सेफ्टी भी हम देखते हैं, उसमें प्रधानमंत्री वय वंदन प्लान की और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जरूर बात करती हूँ, साथ ही जो अवेलेबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसकी भी निवेश करने की बात करती हूँ। मगर मेजर पोर्शन आपका म्यूचुअल फंड के बैलेंस फंड में जाना चाहिए, जहां से आप SWP के जरिए यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप हर महीने 8%, 7 to 8% तक का अगर विड्रॉल करते हैं तो आप आराम से 75,000 पर मंथ भी पा सकते हैं, और साथ ही आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छे से होगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इनकी आराम से अचीव करी जा सकती है 1.5 करोड़ रुपए में। यहाँ पर हम क्विकली अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। वक्त कम है पूनम, तो क्विकली अगर आप थोड़े संक्षेप में अगर समझा सकें, क्योंकि ये टैक्स बचाओ सीजन चलता है इस वक्त जैन से मार्च तक का, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स या फिर NPS, दोनों में से बेहतर विकल्प क्या है? स्वाति, ये दोनों ही प्रोडक्ट कंपेयर में नहीं कर सकती, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों ही अच्छे, दोनों में निवेश करना चाहिए निवेशक को। और बहुत समराइज इसको करूं तो ELSS वो है, वो 80C के अंदर आपको टैक्स डिडक्शन देती है, जबकि NPS आपको 50,000 तक की छूट 80D के तहत देती है, तो उस छूट में भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ELSS के अपने फायदे हैं, वो सिर्फ 3 साल के लिए लॉक इन है, आप 3 साल के बाद कभी भी उसे यूज कर सकते हैं। 100% इक्विटी एक्सपोजर है, उसको आप पूरी तरह इक्विटी का फायदा ले सकते हैं, जबकि NPS आप निवेश करने की एज भी है, उसमें आप 65 तक एज कर सकते तक ही निवेश कर सकते हैं और 60 के बाद ही उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। काइंड ऑफ लॉन्ग लॉक इन पीरियड है। और ELSS में बहुत सारे जो ऑप्शन नहीं है, आप उसमें हर ही इन्वेस्टर उसमें नॉर्मली खाली ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं, मगर आपको NPS में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। देयर इज एक्टिव चॉइस, देयर इज ऑटो चॉइस, बहुत तरह के 8 तरीके के डिफरेंट उसमें फंड हाउसेस भी हैं, UPF-RDA की तरफ है। तो दोनों को कंपेयर करना मुश्किल है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से बेसिकली एक निवेशक को देखना होगा।
हालांकि होना दोनों चाहिए। ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत। पूनम आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और माफ़ी चाहूँगी कि वक्त की कमी है इसलिए तुरंत आपको बीच में ही यहाँ पर मुझे रोकना पड़ा। और इसके साथ ही आज शो में फ़िलहाल इतना ही। आपके सवाल आपको जहां भेजने हैं वो सब डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात करके आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।